क्या है? हम सब अर्तुल की मौत चाहते हैं, लेकिन कल नहीं। कल क्यों नहीं? तुम नहीं जानते कि उसके सिपाही कितने वफादार हैं। वो इतना ताकतवर है कि अपने एक इशारे से तो दुर्गा के सिपाहियों पर हमला करा सकता है, कि कोनिया पर भी। बिल्कुल इसी वजह से वो आदमी जिसका असर रसूख सादुद्दीन कोबिक से भी बढ़ जाए, उसकी ज़ुबान खींच लेनी चाहिए। हम दोबारा मिल गए। सादुद्दीन कोबिक ने सलाम भेजा है तुम्हें। अब वो चाहता है कि तुम्हारा सर उतार कर महल में लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल और गुंदोक अपनी वालदा के खेमे में बैठे होते हैं। इतने में एक सिपाही आता है और गुंदोगदो से कहता है कि गुम्मस-तेकिन बाहर खेमे के सामने आपका इंतजार कर रहा है। गुंदोगदो उठकर बाहर जाता है और गुम्मस-तेकिन से मुलाकात करता है। गुम्मस-तेकिन कहता है कि अर्तुगरुल को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उसको जिरगे में पेश कर सकूं, लेकिन गुंदोगदो कहता है कि मैं किसी सूरत अर्तुगरुल को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। गुम्मस-तेकिन कहता है इस तरह हमारे कबीले के लोग मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें अर्तुगरुल पर बहुत गुस्सा है, इसलिए मैं अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकूंगा। गुंदोगदो कहता है कि अर्तुगरुल अपनी मर्जी से कबीले में आया था, अगर वो भागना चाहता तो भाग सकता था, इसलिए जब तक जिरगे का फैसला नहीं होता अर्तुगरुल अपनी वालदा के खेमे में ही रहेगा। इसके बाद गुम्मस-तेकिन मुड़कर दुर्गा के सिपाहियों से मुखातिब होता है और कहता है कि आप लोग इंसाफ पर यकीन रखें, ये मसला जिरगे में हल किया जाएगा जो हर किसी को मानना होगा, इसलिए अब अपनी तलवारें नीचे करो और अपने गुस्से को दबा दो, और अगर किसी ने कुछ गलत किया तो मैं उसका सर काट कर काई कबीले के सामने लटका दूंगा और उसका बाकी जिस्म दुर्गा कबीले के सामने लटका दूंगा। इसके बाद सब सिपाही अपनी तलवारें म्यान में डाल लेते हैं। फिर गुंदोगदो भी अपने सिपाहियों को इशारा करता है, जिसके बाद वो भी अपने हथियार नीचे कर लेते हैं। इसके बाद गुंदोगदो वापस खेमे में आ जाता है। अर्तुगरुल उससे कहता है कि मुझे हथियार डाल देने चाहिए ताकि दुर्गा के सिपाहियों का गुस्सा ठंडा हो सके, जिस पर गुंदोगदो कहता है कि उससे पहले हमें कुछ एहतियाती तदाबीर करना होंगी। इतने में सादुद्दीन कोबिक का खास आदमी कारा बेग कबीले में पहुंच जाता है और आते ही गुम्मस-तेकिन को मेरी क्लास में कोई भी बच्चा कहता है कि सादुद्दीन कोबिक चाहता है कि हर हाल में अर्तुगरुल का सर काट दिया जाए, और इस चीज को यकीनी बनाने के लिए उसने मुझे यहाँ भेजा है। गुम्मस-तेकिन उसे अंदर चलने को कहता है। दूसरी तरफ सलजान अर्तुगरुल से कुछ बातचीत करती है और कहती है कि आयतुल्लाह हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है। उसने तुइतेकन को तुम्हारे खिलाफ किया और गोकचे को मेरे खिलाफ कर दिया, और कुरकुत सरदार को भी हमारे खिलाफ भड़काती है। यही वजह है कि दोनों कबीलों के दरमियान ताल्लुकात इतने खराब हो गए हैं। अर्तुगरुल कहता है मैं जानता हूँ कि वो ऐसे ही कर रही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली दामीर और हलीमा सुल्तान कोनिया जा रहे होते हैं और रास्ते में एक जगह बैठकर खाना खाते हैं। दिल्ली दामीर हलीमा को समझाता है कि अर्तुगरुल के बारे में परेशान मत हो, उसके खिलाफ पहले भी कई साजिशें की गईं, लेकिन वो कामयाब रहा और इस दफा भी वो इन मुश्किलात से निकल आएगा। दूसरी तरफ कबीले में गोंजा गुल गुंदोगदो को कहती है कि सादुद्दीन कोबिक ने अपना एक नुमाइंदा यहाँ भेजा है और वो यकीनन अर्तुगरुल को मारना चाहते हैं, इसलिए तुम और मेरे वालिद मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकालो जिससे खून खराबा ना हो। गुंदोगदो उसका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ गुम्मस-तेकिन और कारा बेग आपस में बातचीत करते हैं। जल्दी क्या है? हम सब अर्तुगरुल की मौत चाहते हैं, लेकिन कल नहीं। कल क्यों नहीं? तुम नहीं जानते कि उसके सिपाही कितने वफादार हैं। वो इतना ताकतवर है कि अपने एक इशारे से तो दुर्गा के सिपाहियों पर हमला करा सकता है, हत्ता कि कोनिया पर भी। बिल्कुल इसी वजह से वो आदमी जिसका असर रसूख सादुद्दीन कोबिक से भी बढ़ जाए, उसकी ज़ुबान खींच लेनी चाहिए। इतने में एक सिपाही अंदर आता है और कहता है कि गुंदोगदो आपसे मुलाकात करना चाहता है। गुंदोगदो आकर कहता है कि अर्तुगरुल पिंजरे वाले खेमे में दाखिल होगा, आप दुर्गा के सिपाहियों को दूसरी तरफ रखोगे और उसके आसपास सिर्फ हिफाजत करने वाले सिपाही मौजूद होंगे। गुम्मस-तेकिन पूछता है कि पिंजरे वाले खेमे की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी होगी। गुंदोगदो कहता है कि दोनों कबीलों के सिपाही हिफाजत करेंगे। काई कबीले के सिपाही खेमे के चारों तरफ होंगे और उनके चारों तरफ दुर्गा के सिपाही होंगे, और कोई भी आदमी मेरी और अर्तुगरुल की इजाज़त के बगैर अंदर दाखिल नहीं होगा, और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो मैं उस पर कोई रहम नहीं खाऊंगा। जिस पर गुम्मस-तेकिन रजामंद हो जाता है और कहता है कि कल सुबह कुरकुत सरदार के खेमे में जिरगा होगा। सादुद्दीन कोबिक की तरफ से कमांडर कारा बेग भी इस जिरगे में होगा, जिस पर गुंदोगदो भी रजामंद हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कारा बेग कहता है कि कल ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार होता है। इतने में गुंदोगदो अंदर दाखिल होता है और अर्तुगरुल को गुम्मस-तेकिन के साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताता है। इसके बाद अर्तुगरुल अपनी तलवार उतार कर गुंदोगदो को दे देता है और कहता है कि मैंने अपनी वालदा से एक वादा किया था कि मैं सुंगर-तेकिन को उनसे मिलाऊंगा, इसलिए अगर मैं ना रहा तो आप ये काम पूरा करना। इसके बाद वो अपनी वालदा का हाथ चूमने के बाद खेमे से निकल जाता है।
اس کے بعد ارطغرل باہر نکل کر سپاہیوں کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ اس کو سامنے دیکھ کر درگا کے سپاہی دوبارہ اسے قاتل اور غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد گندوکدو باہر آتا ہے اور بلند آواز میں سب سے مخاطب ہوتا ہے کہ ارطغرل اپنی مرضی سے قبیلے میں واپس آیا تھا تاکہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے، اور اب اپنی مرضی سے قبیلے کی جیل میں جا رہا ہے، اور اگر کسی نے اپنی حد عبور کی تو اسے میری تلوار کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ سن کر سپاہی اپنی تلواریں میان میں ڈال لیتے ہیں۔ پھر گندوکدو ارطغرل کو چلنے کو کہتا ہے۔ اس طرح ارطغرل کئی سپاہیوں کے گھیرے میں وہاں سے چل پڑتا ہے۔ راستے میں ایک جگہ سپاہی ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو فوراً اس کا حملہ ناکام کر دیتا ہے اور اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آگے بڑھتے ہیں اور پنجرے والے خیمے کے باہر پہنچتے ہیں۔ گندوکدو اس سے گلے ملتا ہے اور پھر ارطغرل پنجرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کارا بیگ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے بھیجو۔ کارا بیگ اندر داخل ہوتا ہے تو ارطغرل چونک جاتا ہے کیونکہ ارطغرل نے اس کو نویان کے ڈیرے پر دیکھا تھا۔ ہم دوبارہ مل گئے ارطغرل، سعادتین کوپک نے سلام بھیجا ہے تمہیں۔ اب وہ چاہتا ہے کہ تمہارا سار اتار کر محل میں لایا جائے۔ کارا بیگ کہتا ہے کہ سعادتین کوپک نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور ہمارے کمانڈر ارتکش اور سپاہیوں کی موت کا بدلہ لینے کو کہا ہے، اور کہا ہے کہ میں تمہارا سر لے کر کونیا آؤں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ تم جیسے غدار کو ہماری تلواروں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس پر کارا بیگ کہتا ہے کہ کل ہونے والے جرگے کے بعد تم اس قابل نہیں رہو گے۔ دوسری طرف تانگو دہلی دامیر اور حلیمہ سلطان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور ایک جگہ پہنچ کر ان کا نشان حاصل کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دونوں یہاں سے گزرے ہیں۔ ادھر قریب ہی ایک مہمان خانہ ہے، وہ لازمی رات وہیں گزاریں گے۔ اس کے بعد وہ مہمان خانے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف نویان کے ڈیرے پر کچھ سپاہیوں کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے جن کو نویان قبیلے میں حملہ کرنے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا۔ نویان ایک برتن میں اپنے ہاتھ سے خون نچوڑتا ہے اور پھر اولو بل کے وہ برتن ان سب سپاہیوں کو سنگھا دیتا ہے۔ جس کے بعد وہ پرجوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نویان ان کو مزید جوش دلانے کے لیے چنگیز خان اور اپنے مذہب کے کچھ نعرے وغیرہ لگاتا ہے، جبکہ اولو بل کے ڈھول بجا کر اور رقص کر کے ان کا جوش بڑھاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔